अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो अनडाउटेडली और अनडिनाइबली शायद दुनिया का ऐसा वाहिद कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसने ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर, मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के ऊपर और दो नेशंस की ओवरऑल मेंटालिटी के ऊपर, उनकी तारीख के ऊपर और उनके फ्यूचर के ऊपर सवालिया निशान डाले हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन की। मैं बात कर रहा हूँ उस ज़मीन की कि जो 80 सालों से आग में जल रही है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी ज़मीन की कि जहाँ के रहने वालों की कंसिस्टेंट जनरेशन्स, 3 से 4 जनरेशन्स ऐसी हैं कि जो एक लगातार हालत जंग में जी रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस फ़लस्तीन की जो 1920s में जलना शुरू हुआ और आज तक जल रहा है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम फ़लस्तीन की तारीख को खोद के देख सकें कि गलती किसकी थी, कौन रिस्पॉन्सिबल था। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी जिम्मेदारी अदा की या क्या इसराइलीज़ या ज्यूज़ जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद अरब हार्टलैंड में अपने लिए एक नई ज़मीन का ख्वाब देखा, क्या उनका ये ख्वाब अरबों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके एक जायज़ ख्वाब था। हम इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आज के इस टॉपिक में इस टॉपिक के लेटेस्ट जो कंटूर्स हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही होगा कि हम ये बात समझने की कोशिश कर सकें कि जो फ़लस्तीन का मसला है, ये मसला किस तरफ जा रहा है और क्या हकीकत में जो सरजमीन फ़लस्तीन है उसमें एक वक्त ऐसा कभी आएगा कि फ़लस्तीन नाम की कोई रियासत होगी या नहीं। मैं टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। तकरीबन 100 साल गुजर गए हैं, हम देख रहे हैं कि ये ज़मीन आज भी जल रही है। ये वर्ल्ड वार 1 के कॉन्टेक्स्ट की बात है कि उस वक्त लेटर्स एक्सचेंज हुए अमीर मक्का हुसैन बिन अली के दरमियान और सर हेनरी मैकमोहन के दरमियान। यह बंदा ब्रिटिश हाई कमिश्नर था इजिप्ट में। ऑटोमन एम्पायर जो है वो वर्ल्ड वार 1 में दाखिल हुआ जर्मनी की साइड के ऊपर और ऑस्ट्रो हंगेरिया की साइड के ऊपर। ये अक्टूबर 1914 की बात है। इन एक्सचेंज ऑफ एन अरब रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑटोमन्स, हुसैन से ये वादा किया गया, जो हुसैन ऊपर मेंशन किए हैं, जो अमीर मक्का थे, इनसे ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया कि अगर आप बगावत करते हैं ऑटोमन्स के खिलाफ या उस्मानियों के खिलाफ, जो आजकल तुर्क जहां पे हैं, उस वक्त पहले ऑटोमन्स थे, तो अगर आप ऑटोमन्स के खिलाफ बगावत करते हैं तो हम आपको एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट जो है वो इस रीजन में देंगे और नतीजे के तौर पे आपको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आज नजर आ रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक एक लेटर में मैकमोहन जो है उसने स्टेट किया कि फ़लस्तीन जो है वो अरब की इस स्टेट में शामिल होना था। यानी कि जो वादा किया गया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उस वक़्त के अमीर मक्का से, उसमें जो आज के जो फ़लस्तीन की ज़मीन है, ये ज़मीन उसी रियासत में होनी थी जो कि प्रॉमिस की गई अरबों से उस वक़्त कि अगर वो रिवॉल्ट करते हैं ऑटोमन्स के खिलाफ या उस्मानियों के खिलाफ, तो उनको जो ज़मीन दी जाएगी उसमें आज की ज़मीन जो फ़लस्तीन है ये भी उसका पार्ट होगी। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, यहाँ पर वर्ल्ड वार 1 एंड होती है, उसके बाद जो मिडल ईस्ट में बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स को डिमार्केट करने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया था उसका नाम था माइनर एशिया एग्रीमेंट, या इसको साइक्स पिकेट एग्रीमेंट भी कहते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने बुनियादी तौर पर किया था। और जैसा आप देख सकते हैं इस मैप में कि ए जोन, ब्लू जोन, बी जोन, रेड जोन, डिफरेंट जोन्स बनाए थे। इन्होंने ज़मीन को तकसीम किया था, इन्होंने ब्रिटिश के दरमियान और इन्होंने फ्रांस के दरमियान जो है वो ज़मीन को तकसीम किया था। तो ये जो ब्लू जोन नज़र आ रहा है आपको, ऊपर जो है वो टर्की है, टर्क्स यहाँ पे, और ये दरमियान में ये अरब हार्टलैंड थी, ये अरेबिया नज़र आ रहा है आपको। तो ये ऐसे एग्रीमेंट था, इसके तहत माइनर एशिया एग्रीमेंट के तहत जो है वो मिडल ईस्ट को तकसीम कर दिया गया टुकड़ों में, और ये टुकड़े जो है वो कुछ ब्रिटिश को दे दिए गए और कुछ जो है वो फ्रांस को दे दिए गए। अब ये जो तकसीम थी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि
जब 3-4 साल पहले 2014 में जब दाइश ने मिडिल ईस्ट में स्वीप किया और दाइश ने अपनी इमामत यहाँ पे खड़ी कर दी, खिलाफत उन्होंने यहाँ पे खड़ी कर दी, उस वक्त दाइश ने कहा कि हम जो है, हमारा ये जो एक्शन है, इसका मकसद ये है कि हम जो माइनर एशिया एग्रीमेंट है या जो साइक्स पिकेट एग्रीमेंट है, हम उसको दफन कर देंगे। मतलब दाइश जो है वो 2014 में 100 साल पहले जो एक एग्रीमेंट रीच किया गया था 1914 या 1918 में, उस वक्त जो एग्रीमेंट रीच किया गया था उसको तार तार करने की बात कर रहे थे। तो यहां से आप इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो गेज करें। ये 1915-1916 की बात है जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये सीक्रेट निगोशिएशंस हुई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 फ्रेंच और ब्रिटेन के साथ, रशिया भी इसका पार्ट था, कि ऑटोमन एम्पायर अगर अलायंस जीतते हैं तो फिर उस सूरत में ऑटोमन एम्पायर हार जाएगा। तो ऑटोमन एम्पायर को हमने जब टुकड़े करना है तो किस तरह से, किसकी जमीन किसको देंगे, कौन सी जमीन किसको देंगे। जो फलस्तीन की जमीन थी इसको इंटरनेशनल जोन बनना था, जिसका नाम रखना था इन्होंने अलाइड कंडोमिनियम। अब फिर एक और इंटरेस्टिंग जो इवेंट है जिसका लिंक फलस्तीन की तारीख के साथ है, वह बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के नवंबर में यह आती है। ये एक लेटर था जो बुनियादी तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बाल्फोर ने भेजा, किसको? लॉर्ड वाल्टर रॉथस्चाइल्ड को। इस लेटर में अब जो ये रॉथस्चाइल्ड था, ये बड़ा कनेक्टेड और पावरफुल ज़ायनिस्ट लीडर जू था। अ फॉर्मल इशू ऑफ सपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लेटर के थ्रू फॉर्मली ये कहा कि हम मदद करेंगे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन, फलस्तीन में एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ऑफ अ नेशनल होम फॉर जूइश पीपल, यहूदियों के लिए एक हम नई सरजमीन, नया वतन पैदा करेंगे। As the war was still waging on, ending with an armistice in नवंबर 1918 में जंग जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 एक क्लोज की तरफ आ जाती है, खत्म हो जाती है, आर्मिस्टिस के ऊपर खत्म होती है, जंग बंदी का मायदा होता है। ब्रिटिश उस वक्त जो है वो ट्राई कर रहे थे कि इस रीजन में जो उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और उनकी जो सपोर्ट है वो इन टच रहे, और सेंट्रल जो पावर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो ब्रिटिश अलाइड पावर्स जीत सकें। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये उसी लेटर का एक आपको स्निप नजर आ रहा है, एक पिक्चर नजर आ रहा है, डियर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, इसको आप कहते हैं कि ये है बाल्फोर डिक्लेरेशन। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने फ्रेंच और ब्रिटिश मैंडेट्स बना दिए। इसमें क्या था कि लीग ऑफ नेशन ने डिसाइड किया कि किस तरीके से जो ऑटोमन एम्पायर है उसको टुकड़े करके फ्रांस और बरतानिया में तकसीम कर दिया जाएगा। फलस्तीन जो है वो किसके कंट्रोल के अंडर आया? ब्रिटिश के अंडर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 25 ईयर्स। ये 1922 की बात है, 25 साल कर लें तो 1947-48 बन जाता है। ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वो जब इनका मैंडेट खत्म होगा मई 14, 1948 को, तो वो जो है द सेम डे स्टेट ऑफ इसराइल डिक्लेयर्स इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ब्रिटिश ने कहा कि मैंडेट खत्म होगा तो हम छोड़ देंगे, और मजे की बात जब ब्रिटिश ने छोड़ा तो उसी दिन स्टेट ऑफ इसराइल ने, इसराइल की जो रियासत है आज मिडिल ईस्ट में, जो अरबों के सीने के ऊपर जो एक नासूर बना हुआ है, उसने ऐलान कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उस वक्त का जो मैंडेटरी टेरिटरी थी, जो लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेट दिए 1920 में, उसमें इराक आपको नजर आ रहा है कि ब्रिटिश के अंडर है, सीरिया जो है वो फ्रेंच के अंडर है, और इसमें ये जो एरिया है, ये यरूशलेम का जो पार्ट है, ये आधा आपको नजर आ रहा है कि ये ब्रिटिश के अंडर है, और यहाँ पे ऊपर जो आधा पार्ट है ये नॉर्थ का, जो ये लेबनान का एरिया, ये किसके पास? ये फ्रांस का एरिया के पास। तो ज्यादातर जो फलस्तीन का जो एरिया है वो उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर आया। अब उसके बाद हुआ जो नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंट बाब है जिसके ऊपर बात की जा सकती है, वो है इमिग्रेशन का। यहूदी जो है वो इमिग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब यहूदी इमिग्रेशन स्टार्ट करते हैं 1920s में, 1930s में ज्यादा इमिग्रेशन शुरू हो जाती है। दोनों साइडों के ऊपर जो है वो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स दोनों साइडों के ऊपर हैं, एक दूसरे के खिलाफ वायलेंट एक्ट्स कमिट करते हैं। ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो इसमें उनको भी टारगेट किया जाता है, मतलब यहूदी भी मार रहे हैं, फलस्तीनी भी मार रहे हैं ब्रिटिश फोर्सेस को।
ये जो अरबों में जो वहां पे पैलेस्टीनियन थे, जो बुनियादी तौर पे फ़लस्तीनी बुनियादी तौर पे तो अरब हैं, उनमें जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ रहा था, और जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स थे उनके खिलाफ भी गम गुस्सा बढ़ रहा था। क्योंकि अगेन आप कॉन्टेक्स्ट को देखें, ज़मीन जो उससे पहले हिस्टोरिकली अरबों की रही है, चाहे वो ऑटोमन्स के अंडर हो या जिसके अंडर भी हो, तो यहाँ पे आके जो वो एक नई मुमलिकत बसाने की कोशिश की जा रही है। और इसी दौरान ये जो कॉन्फ्लिक्ट था या ये जो केओस था, इसमें एक फ़लस्तीन का एक मिलिटेंट लीडर मारा जाता है, और इसके नतीजे में जो है वो एक मेजर नेशनलिस्ट अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1936 में शुरू होती है और 3 साल तक कंटिन्यू किया इसने, 1939 तक। अब उसके बाद जो है वो ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक पील कमीशन बनाते हैं। पील कमीशन जो बनाया गया इसी वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ही, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसके कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम पील कमीशन है। पील कमीशन ने कुछ जो रिकमेंडेशंस दी, उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि जो जूइश इमिग्रेशन है अरब हार्टलैंड को या फ़लस्तीन में या स्टेट ऑफ इसराइल कह लें आप, जो बाद में स्टेट ऑफ इसराइल बनी, इसमें जो इमिग्रेशन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। ये बात की पील कमीशन ने, और इसके अंडर जो है वो 1939 के बाद काफ़ी इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल लगा दिया गया। और इसके अलावा लैंड परचेज इन पैलेस्टाइन के ऊपर भी इन्होंने लैंड पैलेस्टाइन कंट्रोल के ऊपर भी जो है वो पील कमीशन ने लिमिटेशंस लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब इसको आप अभी लिंक करें कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू की बात करें तो वहां से पंडितों को बेदखल करना, या वैली से पंडितों को बेदखल करना, और कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पे जैसे इंडिया कहता है कि सेटलमेंट के आर्टिकल्स दोनों की रेवोकेशन के बाद, जैसे कश्मीर में इंडिया सेटलमेंट के थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करेगा, ऐसे ही पैलेस्टाइन में ये काम 1940 से स्टार्ट हो चुका था, आज तक हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक पार्टीशन प्लान जो है वो प्रपोज किया गया, क्योंकि अब ये सारा जब प्रोसेस हो रहा था तो ब्रिटिशर्स ने यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये जो जंग का कैओस था, वायलेंस का कैओस था, इसमें ब्रिटिशर्स का जो फ़लस्तीन का मैंडेट था वो ख़त्म हो गया। इसी दौरान जो मैंडेट देने वाली बॉडी थी लीग ऑफ नेशंस, वो भी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स ने जो वो सोल्यूशन सीख किया यूनाइटेड नेशन से। 1947 में यूनाइटेड नेशन की स्पेशल कमेटी थी जो फ़लस्तीन के ऊपर वो बनाई गई। मकसद क्या था? इस जंग को ख़त्म करना। जनरल असेंबली अपनी पहली इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन 181 फ़लस्तीन से मुतल्लिक पास करती है और फ़लस्तीन की पार्टीशन का फार्मूला दे दिया जाता है। तो ये पहला प्रपोजल था यूएन की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो फ़लस्तीन की तकसीम से मुतल्लिक आ रहा है। उस वक्त जो रेजोल्यूशन 181 के टाइम फ़लस्तीन में जो स्टेटस था वो आपने जहन में रखना, इंटरेस्टिंग है। उस वक्त जो फ़लस्तीन में अरब्स थे तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन उनकी थी और तकरीबन 85% जो ज़मीन थी वो उनके पास थी। जो जूइश इनहेबिटेंट्स थे फ़लस्तीन के वो तकरीबन 30% से कम पॉपुलेशन थी उनकी, 1/3 से, और उनके पास 10% से भी कम ज़मीन थी। जो पार्टीशन प्लान यूएन की तरफ से आता है उसमें बात किया गया, उसमें बात उन्होंने ये की कि जो जूइश स्टेट है वो 56% ऑफ मैंडेटरी पैलेस्टाइन के ऊपर जो है वो 56% जो है वो जूइश स्टेट होगी। अब ये मैंडेटरी पैलेस्टाइन वो ज़रूरी वाला नहीं है पैलेस्टाइन, बल्कि वो जिसका मैंडेट दिया गया था लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को, तो उसी जो मैंडेटेड टेरिटरी है उसका 56% जो है वो जूइश स्टेट का पार्ट बनेगा और रेस्ट जो है वो अरब्स को जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है उस वक्त का रेजोल्यूशन 181 का जो फार्मूला था वो। इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है ये जूइश स्टेट का पार्ट है, ये बुनियादी तौर पे ये एरिया, फिर यहाँ पे ये नॉर्थ में एरिया और ये वेस्ट में मेडिटेरेनियन के पास एरिया, तल अबीब के साथ का जो एरिया है। अब जो है रिस्पॉन्स क्या था? यूएन पार्टीशन प्लान रेजोल्यूशन 181 अरबों ने रिजेक्ट कर दी। जूइश एजेंसी ने इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। जूइश एजेंसी जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदी थे उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, लेकिन अरबों ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया सारे रीजन में। ये नहीं कि सिर्फ फ़लस्तीनियों ने, बल्कि तमाम अरब ममालिक ने, मेजर अरब कंट्रीज जो भी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
द स्टेज वॉज सेट फॉर वॉर। उसके बाद जो है वो चूंकि प्लान रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद जंग तो होनी थी। जंग के दो हिस्से, पहली फलस्तीन की सिविल वॉर और दूसरी जो है वो अरब इसराइल वॉर। अब हम बात करेंगे जो 1947, 48, 49 की वॉर हुई इसराइल में, 48 और 49 की, उसकी बात करेंगे और इसका नतीजा क्या निकला। रेजोल्यूशन 181 के बाद 1947 में ही एक सिविल वॉर जो है वो फलस्तीन में ब्रेकआउट करती है, जो कि अभी तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स का मैंडेट खत्म होना था जी मई 14, 1948 को। डेविड बेन गोरियन, इसराइल का फाउंडिंग फादर, उसने डिक्लेयर किया इसराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट उसी दिन जिस दिन ब्रिटिशर्स का मैंडेट खत्म हुआ। इसके साथ ही जो है वो वॉर का सेकंड फेज जो वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मई 14, 1948 से पहले जो वॉर थी वो सिविल वॉर थी, दोनों पार्टीज लड़ रही थी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो वॉर आ जाती, क्योंकि अब इसराइल बर्थ में आ चुका है, उसने इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमारे पास एक अलग स्टेट है, आज़ादी डिक्लेयर कर दी। तो अब जो जंग है वो अरब इसराइल वॉर बन जाती है। इसमें जो है वो तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन तमाम नेबरिंग कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद ये जंग जो है वो इसराइल जीत जाता है। 1948 की जो पैलेस्टीनियन वॉर है, इसमें कई लाख जो पैलेस्टीनियंस थे उनको उनके घरों से निकाल दिया गया और वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहने के ऊपर मजबूर कर दिए गए। ये रेफ्यूजी कैंप्स कहाँ थे? जॉर्डन में, इजिप्ट में और सीरिया में। इस वॉर को फ़लस्तीनी जो है वो तारीखी तौर पे अल नकबा कहते हैं, और यहाँ से ही मैंने जो है वो आज के आपके इस टॉपिक की हेडिंग उठाई है, द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट अल नकबा। अल नकबा का मतलब है कैटास्ट्रॉफी, जब क़यामत सुगरा आपके ऊपर बर्पा हो जाए। क़यामत सुगरा क्यों? क्योंकि इस जंग में अरबों को या फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन में फिर क्या हुआ। 1949 के बाद जो है वो फ़लस्तीन में क्या हुआ। आफ्टर द वॉर फ़लस्तीन जो है वो उसमें सिर्फ 2 स्ट्रिप्स तक रह गया। उसमें एक गजा स्ट्रिप थी और दूसरा जो है वो वेस्ट बैंक था, एडमिनिस्ट्रेड बाय इजिप्ट एंड जॉर्डन रिस्पेक्टिवली। जंग के बाद 2 हिस्से रह गए, एक गजा जिसको इजिप्ट मैनेज कर रहा था और दूसरा जो है वो वेस्ट बैंक जिसको जॉर्डन या उर्दन जो है वो जिसको मैनेज कर रहा था। विदाउट अ गवर्नमेंट और रिकग्नाइज्ड स्टेट, जो फ़लस्तीन की इंटरेस्ट थी वो अगली 2 दहाइयों तक जो उसके आस पास के पास पड़ोस के नेबरिंग कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, वो रिप्रेजेंट करते रहे। पैलेस्टीनियन मिलिटेंट नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो PLO, ये सामने आना शुरू होता है फौरन, लेकिन ये 60s के 1967-68 की बात है। लेकिन 67 में जो है वो 6 दिन की वॉर होती है, 6 डेज वॉर, जो इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट जा रहा था फ़लस्तीन की लैंड को लेके, क्योंकि 1950s में 1960s में ये इनके दरमियान प्रॉब्लम्स हमेशा से चल रहे थे। और जो रेफ्यूजीज थे, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, वो पास पड़ोस के अरब ममालिक में बेस्ड थे, तो मसाइल तो इनके दरमियान थे। 1967 में जो है वो ये कंट्रीज एक और वॉर में इंटर होते हैं। इसराइल जो है 67 की वॉर फिर जीत जाता है। इस वॉर को 6 डेज वॉर कहते हैं, और इस 6 डेज वॉर में इसराइल ने इजिप्ट की मिलिट्री और एयरफोर्स की कैपेसिटी तबाह कर दी, सीरियन एयरफोर्स की कैपेसिटी तबाह कर दी, और जॉर्डनियन रॉयल जॉर्डनियन एयरफोर्स की कैपेसिटी तबाह कर दी। यानी सिंगल हैंडेडली इसराइल ने पहले अटैक किया था, प्रीएम्प्टिव अटैक किया था, और इन तमाम जो कंट्रीज थे उनकी एयर फोर्सेस को दे वर कॉट ऑफ गार्ड, और उस वॉर के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के नतीजे में इसराइल को इस वॉर में अपर हैंड रहा। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर वेस्ट गजा बैंक एंड ईस्ट जेरूशलम तमाम को जो है वो इसराइल ने कब्जा कर लिया। यानी कि रहा सहा इसराइल, रहा सहा जो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीनियन टेरिटरी थी, उसको भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस वॉर के आफ्टर मैथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है वो 242 आती है पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। लेकिन इस रेजोल्यूशन के ऊपर मैं बात एक ब्रेक के बाद अगली वीडियो में करूंगा। आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।